Hello friends, welcome back to our channel Learn with Edu Funda. Friends, I'm back with another series for PET. तो फ्रेंड, जैसा कि वो पता है कि हम लोग बहुत सी क्लास डिस्कस कर चुके हैं पीटी का जो मॉक टेस्ट है। आज उसी का हम लोग अगला सीरीज़ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जैसा कि मुझे पता चलता है इसके टेस्ट के बारे में आप लोगों से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम के लिए पहले बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से जो पीडीएफ इसका मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही एग्जाम होने वाला है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें चीज़ों का, जिसके पीडीएफ आपको बहुत जरूरी है। तो वीडियो पूरा देखिए या फिर पीडीएफ से ही, तो मुझे लग रहा है कि पीडीएफ ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, बाकी आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी पहली धाकड़ क्लास, जिसमें आज क्वेश्चन बहुत धाकड़ टाइप के हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किया है जिससे आपको टॉपिक जो है जितना भी है, अभी ऐसे क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ जाकि आपको जितने भी टॉपिक हो सब क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चन से ही। आपको देख के ये लगेगा। आप चलिए दिखाता हूँ आपका पहला झलक इसका। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है? मतलब कि 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे, एक ही कोई गलत होगा। तो इससे समझ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैक्ट होंगे वो आपको एक ही क्वेश्चन से मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी के रूप में मानते थे। किसके रूप में? धरती को उर्वरता देवी के रूप में मानते थे। थोड़ा सा स्लाइड, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखता हूँ, अगला ऑप्शन देखते हैं, सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। मतलब कि उस समय जो था मातृ सत्तात्मक था सब समाज उस समय का। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण संभवतः अकाल था। मतलब जो विनाश हुआ था संभवतः उसका कारण जो था अकाल बताया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सारे वीडियो को ही देख लें तो हर टॉपिक जो है, जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए सिलेबस में पीईटी के लिए, वो सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। सिर्फ आप हमारे टेस्ट को ही दे दीजिए पूरा, तो और उसको तैयार कर लीजिए सारा ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वो आंसर इसका क्या है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी के रूप में मानते थे, बिल्कुल सही, और इसकी पूजा भी करते थे। जो समाज था सिंधु सभ्यता को मातृ सत्तात्मक था, ये भी सही है बिल्कुल। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण संभवतः अकाल था। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन जो है गलत है। अकाल को नहीं माना जाता कि बाढ़ के कारण इस सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था। यहाँ पे तो उल्टा ही है, अकाल। अकाल तब होता है जब बारिश नहीं होती, बल्कि यहाँ तो बारिश इतनी हुई है और इतना पानी हो गया कि बाढ़ आ गया था। तो उसकी वजह से माना जाता है यही सही है ऑप्शन, मतलब कि यही वाला गलत है इसमें है। और हमको टिक करना है कौन सा इसमें है, तो यही सही होगा हमारे इसके क्वेश्चन के हिसाब से। और बाकी जो लिपि थी सिंधु सभ्यता की, वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन वैदिक काल के बारे में सत्य नहीं है? पूछ रहा है कि वैदिक काल के बारे में सत्य नहीं है। पूर्व के राजा को सम्राट कहते थे, मतलब वैदिक काल में जो पूर्व दिशा का राजा होता था उसे सम्राट कहते थे। पश्चिम दिशा के राजा जो था उसको स्वराष्ट्र, यहाँ पे देखिए स्वराष्ट्र कहते थे। उत्तर के राजा को विराट कहते थे। और ऑप्शन डी, दक्षिण के राजा को बादशाह कहते थे। बताना क्या इसमें से कौन सा असत्य है वैदिक काल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और पूरा टेस्ट देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है आज। क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास रहेंगे, जैसा कि हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि सच में बहुत पास हो गया एग्ज़ाम, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जितना प्रैक्टिस कर सको, जितना रिविजन कर सके आप, और जितना मैं करा सकूँ, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आपका सिलेक्शन ही असल में देखा जाए तो हम लोग के सिलेक्शन वो होता है। आप सिलेक्ट होंगे तो इससे हम लोग को मोटिवेट होता है कि हम लोग जो पढ़ाए थे बच्चों को समझ में आया था, और उसका रिजल्ट भी हम लोग को बहुत अच्छा मिला है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यही वाला ऑप्शन जो है गलत है। बादशाह नहीं कहा जाता था, बाकी जो पश्चिम के राजा थे उनको स्वराष्ट्र, पूर्व के राष्ट्र जो राजा थे उनको सम्राट, और उत्तर के राजा थे उनको विराट कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी। ऑप्शन बी, महावीर स्वामी ज्ञात्रिक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ज्ञात्रिक बोल रहा हूँ, उनको उस वर्ड को सुनिए आप, ज्ञात्रिक होता है, यहाँ पे ग्वात्रिक कुल के थे। ऑप्शन सी, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अभी सही। ऑप्शन डी देखते हैं, पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने।
फ्रेंड बताना हमको कौन सा गलत है। फ्रेंड देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको तैयार कराया जा रहा है और एक एक ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है क्वेश्चन को ताकि ये एक एक टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो कवर करा दिया जा सके। तो फ्रेंड्स ऐसे जैसे जैन धर्म है तो आज 4 पॉइंट आज कवर करा दिए जाएंगे। ऐसे जितने भी आने वाले टेस्ट होंगे टेस्ट सीरीज उसमें से इसे 4 3 कवर करा के पूरा आपका टॉपिक एक बार फिर से रिवीजन करा दिया जाएगा। हालांकि सब मैं पढ़ा चुका हूँ पर वो थोड़ा पुराना हो चुका है, तो अगर आप उसको वीडियो को जरूर उसको वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए होंगे आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं और कौन सा सही है इसमें। तो जैन धर्म ईश्वर की मान्यता थी, ये तो फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, मतलब जो सत्य नहीं है वही है, यही ऑप्शन है आपका। ईश्वर की मान्यता नहीं थी इसमें, अनिश्वरवाद माना गया है, मतलब कि ईश्वर की मान्यता को नहीं मानता था, नहीं जैन मानता था, नहीं बौद्ध धर्म, दोनों ही धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। बाकी ये ज्ञात्री कुल थे, बिल्कुल सही है। ऋषिपालिका नदी के तट पर ही इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। निर्ग्रंथ, जिन, कैवलिन, चारों नाम दिए गए इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद ही। अब पहली जनसंगति जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र के इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा असत्य बताना है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य है, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक या चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, क्या ये गलत है? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, क्या ये वाला गलत है? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी, क्या ये गलत है? या फिर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह गंधार के राजकुमारी से हुई थी। फ्रेंड्स जैन धर्म का जो 2 संगतियाँ सिर्फ हुई थी जैन धर्म, जो कि अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो 4 हुई थी। तो जो दो संगतियाँ हुई थी, एक पाटलिपुत्र में हुई थी और एक वैशाली में हुई थी, सॉरी वल्लभी में हुई थी, वल्लभी और एक पाटलिपुत्र में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर कर दिया, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसमें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको समझने का। तो देखा जाए असत्य के बारे में तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, बिल्कुल सही है, जिनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। और एक क्वेश्चन और बनता है अर्थशास्त्र से, ये किससे संबंधित है? तो ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। जबकि लगा अर्थ ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड, बिल्कुल नहीं है, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। और इनका नाम भी पूछा गया कई बार एग्जाम में, चाणक्य था तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य 3 नाम से जाने जाते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद की थी, क्योंकि घनानंद ने एक बार उनकी चाणक्य की बहुत बेइज्जती कर दी थी अपने राज दरबार में। तो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जब तक तुम्हें हराऊंगा नहीं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। हालांकि बात सही भी है, चंद्रगुप्त को उन्होंने ही तैयार किया था, इतना महान सम्राट बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराया था। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ये भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, और किससे लिया था? तो भद्रबाहु जो थे जैन धर्म से, उन्हीं मतलब भद्रबाहु जो गुरु थे उनसे जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो पता चल गया तो एक ही ऑप्शन इसमें गलत होगा। तो बिना, अगर 3 ऑप्शन पता है आपको, तो चौथा बिना सोचे समझे भी कर सकते हैं आप। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह गंधार की राजकुमारी से हुई थी, बिल्कुल गलत है। इनकी शादी जो हुई थी सेल्यूकस निकेटर, जो यहाँ पर नाम लिखा है, इसकी पुत्री थी कार्नेलिया या फिर हेलेना उसका नाम था, तो उसी से विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। और कहा जाता है कि मतलब जैसे लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी पहली हैं जो मतलब विदेशी बहू कह सकते हैं भारत की, ऐसा नहीं है, उनसे पहले बहुत मतलब आज से कितने 100 सालों पहले ये कार्नेलिया या फिर हेलेना जिसको बोलते हैं, उनका विवाह हो चुका है, वो विदेशी बहू पहले कही जाती है उनको। हालांकि आधुनिक बोल सकते हैं सोनिया गांधी को आप। कौन सा कथन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये आ सकते नहीं, मतलब असत्य है, असत्य वाला ही फॉर्मेट चल रहा है यहाँ पे। तो सब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था, एकता प्रणाली चलाई थी, इसके शासनकाल में अमीरों का वर्चस्व बढ़ गया था। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।
फ्रेंड देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का निर्माण का जो कार्य था ये पूरा क्लियर था, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में कुतुब मीनार का नींव रखा था वो किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं फ्रेंड होके यहाँ पे होगा इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इल्तुतमिश होगा। देखिए यहाँ कुतुब मीनार से याद आया मुझे, कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसने कुतुब मीनार का नींव रखी थी, जबकि ये सब काम जो था इक्ता प्रणाली या फिर अरबी सिक्के इल्तुतमिश के बारे में सब कथन है। तो यहाँ पे होगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में सब बताया गया है। और इल्तुतमिश के शासनकाल में अमीरों का वर्चस्व बढ़ गया था। तो फ्रेंड्स ये गलत है, अमीरों का इन्होंने दमन किया था इल्तुतमिश ने। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है मुझे। यहाँ पे हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, इसको काट दीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बता ही रहा हूँ इल्तुतमिश होगा यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा। तो इस इल्तुतमिश के समय में अरबी सिक्के चलाए गए थे, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था पूरा किया गया था, एकता प्रणाली चलाई गई थी, और ये इसे जो इसका दमन किया गया था इसके इल्तुतमिश के शासनकाल में। और इसने इस तुर्क चहलगानी एक वो बनाया था, ग्रुप था सरदारों का, उसको बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक फ्रेंड्स, ये इल्तुतमिश से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सुगौली की संधि 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में हुई थी। लिटन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो बताना कौन सा असत्य है? फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम समझ सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है सब। तो ऑप्शन आपको तैयार करना है, क्योंकि ऑप्शन ही मेन है। क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ाने से मतलब कि कुछ नहीं है कि एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊँ, इससे अच्छा कि एक पढ़े रहें तो आप अच्छे से पढ़िए। कुछ आए हमारे चैनल पे, नए चैनल पे हैं हमारे, तो आपको लग जाएगा कि हाँ कुछ दम है पढ़ाई में इसमें। तो देखते हैं ऑप्शन, तो ये बिल्कुल सही है कि 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में हुई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। लिटन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता नहीं, बल्कि ये तो लिटन था, इसने तो लगा दिया था बैन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा दिया था, लेके आया था, और इसने ही बैन लगा दिया था अखबारों पे जो रीजनल लैंग्वेज में, जैसे भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं थी उसमें जो छपते थे सरकार के खिलाफ कुछ, इसी वजह से उसने कि सरकार के खिलाफ कोई छापे ना, कुछ ऐसा आर्टिकल पब्लिश ना करे, इसकी वजह से लिटन ने ही इसे बैन कर दिया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो ऑप्शन आपको पता चल गया कौन सा सत्य, तो यही वाला है। बाकी स्थानीय स्वशासन जो था इसका जनक था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का क्या बोलते हैं उद्धारक बोला है। भारत का उद्धारक जो है लॉर्ड रिपन को बोला है, किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया था, इस वजह से बोला गया। लॉर्ड रिपन के समय में ही आपका जो 10 की जनगणना हुई थी उसको नियमित कर दिया था, जबकि लॉर्ड मेयो ने शुरू कराया था 1872 में, लेकिन ये उसके बाद ये 10 की था, मतलब कि हर साल होगा, हर 10 सालों पे होगा। ये लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में शुरू हुआ था। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? बहादुर शाह तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। क्या ये सही है? 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। क्या ये वाला असत्य है? मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। क्या ये वाला ऑप्शन गलत है आपका? या फिर मोपला विद्रोह केरल में अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। तो आपको बताना फ्रेंड्स कौन सा गलत है। आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो बहादुर शाह तख्त ताउस पर बैठने वाला, ये वाला ऑप्शन आपका है गलत। ये बहादुर शाह ना होके बल्कि मोहम्मद शाह था। फ्रेंड बताया था मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया था मैंने कि बहादुर शाह को शाह एक खबर कराते थे, जबकि मोहम्मद शाह जो इस बैठा था, अंतिम मुगल सम्राट था तख्त ताउस पर बैठने वाला, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से याद आना था, जो कि फर्रुखसियत को घृणित कायर के नाम से, और जहादार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से उपनाम सब दिया गया था, उनके काम की वजह से, उनके कर्म की वजह से। ये बाकी सब नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो बिल्कुल सही है। मुंडा विद्रोह था, उसके नेतृत्व बिरसा मुंडा के उसमें हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, अली मुस्लियार थे। बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन जो आपका गलत वाला था ये ऑप्शन ए था। यहाँ क्या होगा? मोहम्मद शाह। अब फिर बताना है कौन सा सत्य है। तो पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन
एक ही बार विभाजन, 2 बार विभाजन नहीं, एक ही बार विभाजन हुआ, तो ऐसे ही एक बार में इतना बवाल हो गया, 2 बार होता तो पता नहीं क्या हो जाता। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को करजन ने लिया था, मतलब इसका जो निर्णय था करजन ने लिया था 20 जुलाई 1905 को। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1906 में स्वराज की मांग की थी। गणपति और शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। जो उत्सव था गणपति और शिवाजी, या फिर ई इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नहीं जो असत्य हो। फ्रेंड्स से समझ लिए कि को फैक्ट का भरमार है आपको, जो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कहीं भी टेस्ट दे के देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर बस बताया जाएगा। बहुत करेंगे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, पर इस तरह से तो शायद ही, मैंने तो नहीं देखा कहीं ऐसे यूट्यूब पे अभी हुआ है इस तरह से ऑप्शन लाए जा रहे हों। इस तरह से ऑप्शन लाने का मतलब कि अगर आप पीसी की तैयारी करें, पीसी की तैयारी करें, तभी लाया जाता है इस तरह से ऑप्शन, थोड़ा क्वेश्चन टफ बनाने के लिए, लेवल को हाई करने के लिए। पर आप यहाँ पे क्वेश्चन लेवल हाई करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस उद्देश्य ये है कि आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और इम्पॉर्टेंट जो है बातें बताई जा सकें, जिससे यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो पर आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो गलत हो। पहला, अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष सन्यासी द्वारा शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। 20 जुलाई 1905 को ये बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज की मांग की थी, बिल्कुल सही है। गणपति और शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। फ्रेंड, डेट इंपॉर्टेंट है, तो बताना असत्य है। क्या ये वाला असत्य है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी, क्या ये वाला गलत है? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी होगा यहाँ पे, लाडली हो गया है, लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां शामिल थे जो काकोरी कांड हुआ था। या फिर डी ऑप्शन गलत होगा, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा की गई थी। बताना है कौन सा कथन असत्य है। फ्रेंड्स, इसमें जो असत्य कथन है वो ऑप्शन बी है, बाकी सब इसमें सत्य है। भगत सिंह ने जो स्थापना किया था 1928 में, उसका नाम था हिंदुस्तान, बस यही था, बीच में एक चेंज हो गया था, सोशलिस्ट हो गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, जबकि 1924 में सचिंद्र सन्याल थे। इसकी जो स्थापना हुई थी, सही वर्ड है ये, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल ने 1924 में की थी, जबकि यहाँ पे लिखा है भगत सिंह, इस वजह से गलत हो गया। अब भगत सिंह ने जो स्थापना किया था 1928 में, उसका नाम था हिंदुस्तान, बीच में बस इसमें सोशलिस्ट कर दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी 1928 में। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर जा रही ट्रेन को लूट लिया गया था। उसमें कौन कौन शामिल थे? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, जिसमें इसमें जो विचार आया था इन चारों में, इन्हीं के दिमाग में आया था पहले ये विचार ट्रेन लूटने का, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन महात्मा गांधी के बारे में असत्य है? यहाँ पे बताना है असत्य है। ऑप्शन है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 69 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू की थी। अगला पॉइंट है इसमें, गांधी जी ने 1939 में पट्टाभी सीतारमैया, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर है, पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष रूप चुना था, अध्यक्ष रूप में चुना था, मतलब इन्होंने नॉमिनेट किया था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। या फिर ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। फ्रेंड, देख सकते हैं आप कैसे कैसे ऑप्शन भयानक भयानक लेके आए, आप एकदम धाकड़ क्लास कह सकते हैं इसे। इसका नाम अब लग रहा है चेंज करना, बट सिविल सिलेक्शन सीरीज तो होगा ही, प्लस धाकड़ क्लास भी नाम रख दिया जाए इसका, क्योंकि धाकड़ ऑप्शन मिल रहा है, धाकड़ क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं अब इसका आंसर कौन सा इसमें गलत है। तो 12 मार्च 1930 को 69 जो समर्थक थे उसके साथ, ये बिल्कुल सही है, साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू की गई थी और नमक कानून तोड़ा गया था, काफ़ी लंबी यात्रा थी। अगला ऑप्शन देखते हैं, गांधी जी ने 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष रूप में नामित किया था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को
सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी तो बिल्कुल गलत है। महात्मा की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। जबकि सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने कौन सा उपाधि दी थी, इनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो बिल्कुल सही है। 1942 में शुरू हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। बाकी इसमें से बाकी सब तो ठीक ही है, इसमें कुछ ऐसा बताने वाली चीज़ नहीं है। और बाकी कुछ होगा भी तो बताता रहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है ऐसे, बहुत एक्सप्लेन, ऑलरेडी इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है तो बहुत एक्सप्लेन करने में और बढ़ जाएगा ये। अब देखते हैं आप फ्रेंड, 10 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन से आने हैं तो इसलिए थोड़ा सा उसका ऑप्शन भी ऐसा रखता हूँ जिससे ज़्यादा समझा सकूँ। अब देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिला के। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। फ्रेंड्स अब रैपिड फायर खेलते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया है तो अब जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए आप लोग। तो मेरियाना ट्रेंच की अगर बात करें तो सबसे गहरा पॉइंट है ये, तो कहाँ पे है? तो यह है आपका प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है, सुपीरियर झील है, कैस्पियन सागर है या फिर वॉन झील है? थोड़ा सोचने का वक्त दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसका। अगर पढ़े नहीं होंगे तो आप तो बिल्कुल मतलब मुश्किल होगा करना, तुक्का भले सही लग जाए आपसे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, विश्व सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस पर दिमाग नहीं जाएगा कभी, जो अगर नया लड़का है नहीं पढ़ा इसके बारे में तो, क्योंकि इस पर सागर लिखा है, जबकि कैस्पियन सागर सागर न होकर सबसे बड़ी झील है। वॉन झील की बात करें तो वॉन झील सबसे खारे पानी की झील है, सुपीरियर झील सबसे मीठी पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और बैकाल झील सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धारा प्रशांत महासागर की नहीं है, मतलब प्रशांत महासागर में बहने वाली धारा नहीं है? अल नीनो, क्यूरोसियो, अलास्का या फिर कनारी? तो कौन सी धारा प्रशांत महासागर की नहीं है? फ्रेंड्स का सही आंसर ऑप्शन डी कनारी। बाकी अलास्का है आपका, क्यूरोसियो है, अल नीनो, ये सब धारा जो है प्रशांत महासागर की हैं। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? बताना नहीं है। लोहित, देहांग, दिबांग, काली? फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि काली जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। बाकी है लोहित, दिहांग, देवांग, सब ये सब किसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, मतलब किस तरह का मानसून जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा कराता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी परावर्तित मानसून मतलब रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं इसे, पूर्व मानसून या फिर पश्चिमी मानसून मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फ्रेंड्स ये सभी बारिश कराते हैं, जितने भी मानसून का नाम लिखा हुआ है सब बारिश कराते हैं, पर इसमें पूछा कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बारिश किससे होती है? जो अभी हो रहा है इसमें बारिश, तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि किसका नाम हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है, काफ़ी बारिश भी हो रही है यहाँ पे। आपके एरिया में देख रहे हैं कई जगह तो बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, कई जगह बाढ़ आ चुका है। तो ये जो बारिश होती है, इस तरह की भयानक बारिश होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जबकि रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब परावर्तित मानसून, ये अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में आती है, जो रिट्रीट होती है मानसून। जैसे इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। तो मान लीजिए भारत है, तो इसमें जो मानसून आती है भूमध्य सागर से होते हुए, ये भूमध्य रेखा से होते हुए मानसून आती है, ये केरल में टकराती है, सबसे पहले उसके केरल के तट पर टकराती है, फिर पूरे भारत में धीरे धीरे ये फैल जाती है। मान लीजिए ऐसे ही पूरा ये फैल गया पूरा भारत में धीरे धीरे, मतलब सबसे पहले केरल में आया, फिर पूरा जून के लास्ट तक, ये जून के लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक तक पूरे भारत में फैल जाती है मानसून। तो ये तो हो गया अभी तक का। फिर ये जब मानसून चली जाती है तो फिर यही मानसून रिट्रीट होती है, जब इधर का मौसम गर्म होता है, जब हम लोग की तरफ ठंडा होने लगता है और इधर गर्मी होने लगती है इस साइड में, तब ये रिट्रीट होता है। क्योंकि अक्टूबर पता है आपको महीना, अक्टूबर दिसंबर का महीना ठंडे वाले दिन होता है हम भारत क्षेत्र में। तो इधर वाला जो क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा से नीचे वाला क्षेत्र, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसमें यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो जिसकी वजह से मानसून जो है रिट्रीट होने लगता है, वापस होने लगता है। तो ये जो होता है बारिश ये भी कराता है, जो है ये तमिलनाडु तट होता है, यहाँ पे बारिश काफ़ी कराते हैं ये सब, इधर वाले क्षेत्र में ही बारिश कराता है। तो ये रिट्रीटिंग मानसून का अब पश्चिमी विक्षोभ होता है। ये भूमध्य सागर जो है यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैप आपको पता होगा तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो, और वहाँ पे ऊपर जो है यूरोपीय कॉन्टिनेंट, तो इसके बीच में ही भूमध्य सागर पाया जाता है, मतलब स्थित है, वहाँ पे पाया क्या जाता है, स्थित है। तो वहाँ पे ही कुछ ऐसा ही डिस्टर्बेंस होता है। और जेट स्ट्रीम आप पढ़े होंगे अगर उसको ज्योग्राफी में, जेट स्ट्रीम के बारे में, तो उसके इफेक्ट की वजह से ही बारिश होती है इधर हम लोग की तरफ। ये वहाँ से होता हुआ, ये पाकिस्तान ईरान से होता हुआ ये भारत में आता है और बारिश कराता है। जो ऊपरी वाले क्षेत्र हो जैसे दिल्ली हिमाचल प्रदेश, ये राजस्थान वाला एरिया होता है, भारत उत्तर प्रदेश में कुछ बारिश होती है तो उधर बारिश कराता है। पर सबसे ज़्यादा बारिश अगर बात करें तो ये ऑप्शन आपको बता ही दिया था मैंने,
ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके इसके बारे में। बाकी फ्रेंड्स जब सब खत्म हो जाता है मैं टॉपिक वाइज भी हर क्लास को लेके आऊँगा, जिससे आपका टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाए, और बाकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते ही रहेंगे और टॉपिक वाइज भी हो जाएगा, ताकि आपको एक मतलब होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इसके पीछे कि क्यों इससे ज़्यादा बारिश होती है, क्यों ये इधर आ जाता है, ये सब बातें जो क्लियर हो जाएंगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भिन्न है। अभियान से देखते हैं 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के। तो कौन सा भिन्न है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19। फ्रेंड्स मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही गंदा सा दिख रहा है अभी। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें अलग है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड्स ये 14 से लेकर 18 तक आपका ये सभी समानता का अधिकार होते हैं, इसमें समानता का अधिकार को बताया गया है, जबकि 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 18 में बताया गया उपाधियों का, 17 में बताया गया अस्पृश्यता, और 15 में बताया गया है कि किसी भी मतलब देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस, ये सब इस सब के आधार पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बाकी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 बता ही दिया उपाधियों का, और 19 जो है राइट टू फ्रीडम, ये सब बताया गया 19 से 22 तक। तो यही सबसे अलग है। इसमें पूछा गया कौन सा भिन्न है, तो ये तीनों जो है समानता का अधिकार है, जबकि 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने प्रावधान संविधान के किस मतलब किस भाग में है, इसमें बताया गया नीति निषेध तत्व में, मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में, या फिर अनुसूचियाँ जो है उसमें बताया गया है। तो फ्रेंड बिना किसी देरी के जल्दी बताता हूँ इसका आंसर। तो ये जो डीपीएसपी है अपना नीति निषेध तत्व, उसमें बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल जो 39 है उसी में इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित किया, मतलब जो सीटों का आवंटन होता है राज्यसभा का, लोकसभा में राज्यों का, वो किस आधार पर किया जाता है, मतलब राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर, राज्य में गरीबी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या फिर उसमें उसके भाषा के आधार पर। फ्रेंड थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन में आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है थोड़ा कन्फ्यूज होने वाला, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका इसके बारे में, तो आप बहुत आसानी बता सकते हैं, आप कुछ ऐसा दिमाग लगा के बता सकते हैं, इसमें इतना कठिन भी नहीं है। तो जो राज्यों को सीटों का आवंटन होता है ये होता है जनसंख्या के आधार पर, मतलब उस राज्य में कितनी जनसंख्या हो उस आधार पर उस राज्य में लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इस हिसाब से ही तो जनसंख्या इसका मेन वो होता है, बेस, इसी को बेस बना के सब किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है, मतलब कि क्वेश्चन करना चाहता है कि उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट आता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, मतलब कौन इसमें ऐसा किसके पास पावर है, अथॉरिटी है जो उसकी संख्या को वृद्धि कर सकता है, जो इसमें जजेज होते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, या फिर डी मंत्रिपरिषद। फ्रेंड्स क्वेश्चन बता ही दिया था, मैं समझा दिया था, तो ऑप्शन इतना बड़ा है नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संसद के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, शिक्षा, रेल पुलिस, और सी वन, या फिर डी विद्युत। फ्रेंड जैसे पता है कि अनुसूची 7 जो है हमारा उसमें लिस्ट के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें पूछा कि राज्य सूची की अगर बात करें तो इसमें कौन सा है इन तीनों में से। फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रेलवे पुलिस जो होती है राज्य सूची की विषय है। शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है, और वन भी उसी में है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड रेलवे और एसएससी का। तो फ्रेंड सही इसका आंसर है आयोडीन कमी से ही घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और थायराइड हार्मोन की कमी, जो थायराइड जो ग्लैंड होती है गले के पास होती है, उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो इन सबको नियंत्रित करता है। अगर वह उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो आयोडीन की मात्रा घट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से घेंघा रोग हो जाता है। हालांकि आयोडीन कमी होती है, बढ़ती नहीं, कमी की वजह से ही होता है घेंघा रोग। तो मेन पॉइंट क्या है कि थायराइड और थायरोक्सिन और आयोडीन और इधर घेंघा रोग, ये 4 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, मतलब इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, या फिर विटामिन ए। आई होप आंसर कर दिया होगा आपने, रैपिड फायर चल रहा है तो अब जल्दी करते हैं। तो विटामिन ए यानी कि ऑप्शन डी जो है ये जरूरी होता है इन्फेक्शन रोकने के लिए। जैविक उत्प्रेरक है एमिनो एसिड, नाइट्रोजन, वसा, एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक की बात कर रहा है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एंजाइम जो होता है इसको जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कीड़ा तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे सांप बिच्छू हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, तो इनको भगाने के लिए कौन सा तरंग यूज होता है। अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, इंफ्रारेड या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जोश दिखाइएगा ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जितना व्यूज़ आएगा उतना आप लोग लाइक करेंगे इसको, क्योंकि देख ही रहे कितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे ला रहा हूँ आपके लिए। और आज का क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही धाकड़ था, स्टार्टिंग वाले, खास हिस्ट्री वाले, क्योंकि उसका बेटे ज़्यादा, इसलिए उसके क्वेश्चन भी उस तरह के धाकड़ टाइप का लाया है हमने। फ्रेंड्स कीड़ों और मकोड़ों को दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स की यूज किया जाता है। कोई डिवाइस, इस तरह की इंस्ट्रूमेंट आता है छोटा छोटा, उसको लगा देने से उसमें कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी निकलती है जिससे ये सब जो कीड़े होते हैं या फिर कोई ऐसा छोटे मोटे जानवर होते हैं वो भाग जाते हैं, घर के पास नहीं रहते हैं। प्रकाशीय फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रकीर्णन या फिर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स का आंसर भी वही है जिसको बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये इस पर काम करता है। इसके दो तीन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो हीरे का चमकना होता है ये भी इसी की वजह से होता है। और जो राजस्थान में, मतलब राजस्थान में रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका या फिर मिराज बोलते हैं इंग्लिश में, वो बनता है। ये तीन इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल होते हैं जो बहुत ही पूछे गए हैं एग्ज़ामों में। तो एक तो प्रकाशिक फाइबर, दूसरा हो गया आपका जो मिराज बनता है, मृग मरीचिका बोलते हैं हिंदी में, और तीसरा है आपका जो हीरा चमकता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा इससे रिलेटेड। बाकी अब अगले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि अपवर्तन परावर्तन का भी जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उन सबको शामिल कर दूँ ताकि आपको तैयार हो जाए वो, क्योंकि प्रकाश काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स में अगर देखा जाए तो। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है, मतलब मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, डिवैल्यूएशन। तो क्या होता है, निर्यात का प्रसार होता है, जो निर्यात वाला व्यापार होता है उसको वो फैल जाता है। आयात संकुचन मतलब आयात का व्यापार कम हो जाता है। सस्ती ब्याज दर मतलब ब्याज जो दर होता है कम हो जाता है। फिर उपरोक्त सभी मतलब इसके वजह से होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इंटरेस्ट रेट होता है कम हो जाता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मतलब कि सभी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल आई सी की स्थापना कब हुई थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है आपका 1956, 1958, 1960 या फिर 1975। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 2। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर दे देंगे क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, तो पोलो में होते हैं आपके 4 प्लेयर। जबकि टेबल टेनिस और टेनिस में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये होते हैं टेबल टेनिस और टेनिस में तो 2 ही प्लेयर होते हैं। और कबड्डी, नेट वाटर डी, एक मैंने ट्रिक बनाया था फ्रेंड्स, नेट वाटर और डी, नेट वाटर और इसी में डी जोड़ दिया था, इसको याद कर लेता था एक ही साथ से। मतलब नेट वाटर डी 4-5 बार रटा, याद हो गया था मुझे। नेट मतलब नेट बॉल, वाटर मीन्स वाटर पोलो या फिर, और डी मतलब कबड्डी। इसमें सब कितने फ्रेंड्स होते हैं प्लेयर, इसमें होते हैं 7 प्लेयर आपके, नेट वाटर डी। अब पोलो में पता ही है फ्रेंड्स, इसको लिखा जाता है POLO, मतलब 4 लेटर इसमें यूज हो रहा है, तो इसमें 4 प्लेयर हो गए। और टेबल टेनिस तो याद ही नहीं करना, उसमें पता है टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर मैक्सिमम होते हैं। और 5 प्लेयर फ्रेंड्स होते हैं आपके जिम्नास्ट में। जिम्नास्ट जो होता है इसमें 5 प्लेयर होते हैं। अगर बात करें हम लोग उसका बेसबॉल और खो खो, इसमें 9 प्लेयर होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको याद होने चाहिए, कम से कम ये सब तो पता ही होना चाहिए। सर फ्रेंड्स ये 5 जो प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में होते हैं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझे, अभी याद आया। ये बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं और जिम्नास्ट में 8 प्लेयर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पोलो में 4, नेट बॉल, वाटर पोलो, कबड्डी में 7, बेसबॉल और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। और टेबल टेनिस में तो 2 प्लेयर होंगे, 1 या 2, टेनिस और टेबल टेनिस में। हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए तीरंदाजी, वेट लिफ्टिंग, तलवारबाजी या फिर डी निशानेबाजी में। फ्रेंड्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी को भी रिप्रेजेंट करने वाली भारतीय शेरनी मिल गई हमें।
ये तलवारबाजी को रिप्रेजेंट कर रही है टोक्यो ओलंपिक में। इसके पहले हम लोग की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था इस खेल में। तो फ्रेंड्स हिना सिद्धू जो है ये संबंधित है आपका निशानेबाजी से। तलवारबाजी के लिए जो इस बार जो क्वालिफाई की ओलंपिक के लिए, उनका नाम है भवानी देवी। नाम भी बहुत मतलब लग रहा है, नाम से ही आपको कभी भूलेगा नहीं किस खेल से संबंधित है वो। नाम ही उनका ऐसा है भवानी देवी। तो तलवारबाजी, तो नाम से ही लग रहा है कि तलवारबाजी ही करेंगी वो। नाम में इतना दम है तो काम भी दमदार भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, या करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। वर्ल्ड बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग डे जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 2 से 9 अगस्त, 1 से 7 अगस्त, 7 से 14 अगस्त, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 से 7 अगस्त मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि सारे जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गए होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67वां मतलब 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस राज्य की फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन है असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, या फिर डी केरल। फ्रेंड्स से मैंने अवार्ड जो है बता दिया है, एक ही टॉपिक बनाया है, मतलब एक टॉपिक पे ही पूरा 2021 कवर कर लिया, जिसमें अवार्ड मतलब उसका नाम ही है, थंबनेल उस पर लिखा हुआ है, एक क्लास सारे पुरस्कार खलास। ऐसा नाम है, एक क्लास सारे पुरस्कार खलास। तो बात सही भी है, उसको देखेंगे उस वीडियो को तो आपको लग जाएगा कि हाँ बात जो इसमें बताया गया है थंबनेल में लिखा गया वो बिल्कुल सही है। उस एक ही वीडियो में आपका 40 मिनट का लगभग वीडियो है, उसमें सारे जो है पॉइंट ऐसा अवार्ड से जितने भी वो अवार्ड दिए गए हैं 2021 में वो सब कवर करा दिया है। तो जरूर देखा जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन अवार्ड से फिक्स रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आप चाहते हैं अगर आप एग्ज़ाम आपका बढ़िया हो, सब कुछ सही से हो जाए, कुछ छूटे ना क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जितने करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो पढ़ाया है मैंने, और बाकी जो है अवार्ड से रिलेटेड जितनी भी बात है वो सब पढ़ा दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से किस मूवी को मिला है? तो उसका नाम है वाटर बेरियल। वाटर बेरियल, ठीक है फ्रेंड्स, नाम याद रखना है क्योंकि ये अवार्ड मिला है इस फिल्म को। और किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला देखते हैं, सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से? शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, या फिर डी वित्त मंत्रालय। फ्रेंड का सही आंसर है बिना किसी देरी के ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सेज परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल की किस महिला ने यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? नाम ही है इसका, यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है। तो भारतीय मूल की पहली महिला है, इनका नाम है क्या? ऑप्शन देख लेते हैं पहले, अमिता राव, सुमित्रा मित्रा, ऑप्शन सी रजनी त्रिपाठी, या फिर डी पूजा हेगड़े। ये भारतीय मूल की महिला हैं जिन्होंने यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है। तो इनका नाम है सुमित्रा मित्रा। फ्रेंड्स कभी भूलेगा नहीं क्योंकि नाम इनका ऐसा है, सुमित्रा मित्रा। इन्होंने जीता है, कौन सा अवार्ड इनको मिला है? तो यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें। भारत का एक इन्होंने स्थान बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के उच्च न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बनाया गया है? मतलब कि कनाडा में इसके पहले सभी वहीं के लोकल होते होंगे, या फिर जो फिरंगी जिसे कह सकते हैं वो होते थे। अब पहली बार जो है किसी भारतीय को बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है वो देखना है हमको। ऑप्शन ए आपका रहीश कुमार, ऑप्शन बी अजय चंद्रा, ऑप्शन सी मोहम्मद जमाल, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। फ्रेंड्स करंट अफेयर्स तैयार करके जाएगा क्योंकि 10 क्वेश्चन इससे आने हैं। तो 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, आपको सीट को एक रिजर्व करने में, क्वालिफाइंग सीट को। तो करंट अफेयर जरूर देख के जाइएगा अच्छे से। जितने मैंने पढ़ाया वो सफिशियंट है, उसको एक बार देख लीजिए। अगर नहीं देखें अभी तक तो ज़रूर देखिएगा उसको, क्योंकि उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ लीजिए कि 90% की सिक्योरिटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि 100% मैं भी नहीं कहूँगा कि उसी से आएगा क्वेश्चन। 90% क्वेश्चन पर उसी से मिलेंगे आपको। 10% हो सकता है जो इधर उधर से या फिर कुछ नहीं मिल जाए क्वेश्चन, पर 90% तो 80-90% तो मैं सिक्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि उसी से आएगा। तो अगर आप सच में श्योर चाहते हैं आपकी सिक्योरिटी के साथ आपको सिलेक्शन हो जाए तो वीडियो जरूर देखिएगा उसको, अगर आप नहीं देखे हैं तो। अगर देखे हुए तो रिवीजन पर्पस से आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख लिए तो कुछ गुनाह हो जाएगा दोबारा देख लीजिए तो। देखो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद जमाल को ही कनाडा के उच्च न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बनाया गया इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम इन द वर्ल्ड, ये बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड, के लेखक हैं रघुराम राजन, अमृत सेन, उर्जित पटेल, या फिर हर्षवर्धन। ये चारों नाम देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं हमारे देश की, सब लोग इनके बारे में जानते ही होंगे, जो पढ़ने वाले खास कर हैं वो। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है, इसके लेखक जो है अमर्त्य सेन हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं ढप, अभी हिंदी के देखते हैं 5 क्वेश्चन। ढपोर संख, ये मुहावरा का अर्थ क्या है? ढपोर संख किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सब संबंध छोड़ देना, ऑप्शन बी कांपने लगना, ऑप्शन सी विख्यात होना, या फिर ऑप्शन डी बेवकूफ़। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बिना किसी देरी के बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम देने वाली बात नहीं है। तो बेवकूफ़ होता है जिसे बोलते हैं ढपोर संख हिंदी में। मैला आंचल के लेखक हैं, ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ, ऑप्शन बी सचिदानंद, या फिर ऑप्शन सी प्रेमचंद, या फिर डी ऑप्शन है आपका यशपाल। फ्रेंड्स ये जितने भी नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, इनके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो है इनकी रचनाएं वो पढ़ के जाएगी। बहुत सारी तो रचनाएं बहुत होती हैं और इतना याद भी नहीं हो पाएगा, तो बस जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, उनको तो आप देख के ही जाइएगा, क्योंकि वो तो उन्हीं के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बाकी तो कुछ भी पूछ सकता है, पर ज़्यादा चांसेस उन्हीं के रहते हैं जो बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है। तो मैलाचार जो है फणीश्वरनाथ रेणु इन्होंने लिखा था। ये कालिंदी का पर्यायवाची है सरस्वती, यमुना, गंगा, लक्ष्मी। मतलब कालिंदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? सरस्वती है, यमुना है, गंगा है, या फिर लक्ष्मी। फ्रेंड का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यमुना। इनको अर्कजा बोलते हैं, रवि तनया बोलते हैं, सूर्यसुता बोलते हैं, कालिंदी बोलते हैं। ये सब यमुना नदी के जो है पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये बताना है कि शुद्ध है, अशुद्ध नहीं, शुद्ध है। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। ऑप्शन सी मुझे मज़ा आती है, ये तो क्वेश्चन पढ़ के मज़ा आ गया मुझे मज़ा आती है। ऑप्शन डी देश के सम्मान की रक्षा करो। बताना कौन सा सही है इसमें, बाकी 3 में कुछ ना कुछ एरर होगा, एक ही ऑप्शन है जो इसमें सही है। तो एक तो ऑप्शन पढ़ के पहले ही मज़ा आ गया है, तो वो तो मुझे लग रहा है कोई भी इसमें टिक नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा। तो परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं, बल्कि वो यहाँ पे होना चाहिए बदलनी चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे एरर हो गया। तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या सही है, इसमें क्या सही होना चाहिए था। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, नहीं अनिवार्य कर दी गई है, ये होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। अब मुझे मज़ा आती है, तो पहले ही मज़ा आ गया तो पढ़ के इसको। तो एक ही ऑप्शन है आपका डी, मतलब देश के सम्मान की रक्षा करो, जो देश के सम्मान है उसकी रक्षा करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष का विलोम है, मतलब हर्ष जो शब्द है इसका विलोम है खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। ये बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका आंसर है विषाद, मतलब उल्लास ये भी खुशी होता है, आनंद खुशी तो खुशी है, और हर्ष मतलब भी वही होता है। अब अगला 5 क्वेश्चन देखते हैं जो इंग्लिश बेस्ड है। चलिए फ्रेंड देखते हैं। अगर फ्रेंड्स इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हम उस वहाँ पे कौशल सर सब पढ़ा चुके हैं इंग्लिश के बारे में, काफ़ी कुछ इसमें डिटेल में बढ़ाया गया है, टॉपिक समझाया गया है कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ये सब लगाने का, मतलब स्पॉटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उनका रूल होता है। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। अगर श्योरिटी चाहते हैं आपकी कि जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इसके वो क्लियर हो जाए, एकदम सही से हो जाए, तो ज़रूर देखिएगा उसको जाके। बाकी मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, पर हम पास लिमिट है कि 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ही ला सकते हैं, क्योंकि इतने 5 क्वेश्चन ही आने हैं आपके एग्जाम में इस तरह से, तो ज़्यादा लाने का मतलब ही नहीं है। बताना है कि इंटीग्रेशन का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब विलोम बनाना, NYM होगा यहाँ पे, एंटोनिम हो इंटीग्रेशन। तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये कि इंटीग्रेशन मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, तब तो बताएंगे इंटोनिम इसका सिनोनिम क्या होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन यूनिटी, ऑप्शन बी सिंथेसिस, ऑप्शन सी लिंकिंग, या फिर ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेंड्स एंटोनिम होता है विलोम, और इंटीग्रेशन बता दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, एकता बोलते हैं, इंटीग्रिटी इसी से बना है। इंटीग्रेट से इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी ये सब बना है, तो मतलब इकट्ठा, एकत्रित होना, एकता, इस समझ सकते हैं, ये सब इसी के सिनोनिम है। तो यूनिटी मतलब भी होता है ये, सिंथेसिस मतलब भी जोड़ना ही होता है, लिंकिंग मतलब भी जोड़ना ही होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन होता है ये अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई फ्रेंड्स फादर डाइड कैंसर। तो बताना है बाई कैंसर, फ्रॉम कैंसर, विद कैंसर, टू कैंसर। फ्रेंड का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रॉम कैंसर, मतलब कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स ये डाई के साथ कई सारे प्रपोजिशन लगते हैं, डाई के साथ ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपका कौन सा दिया गया है। और थोड़ा उसके पीछे रूल भी होता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लगा दें हम। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड। अब बताना यहाँ पे फ्रॉम इंडिया होगा, आउट ऑफ इंडिया होगा, विद इन इंडिया होगा, इन इंडिया।
स्मॉल पॉक्स मतलब कि जो चेचक होता है फ्रेंड्स, इरेडिकेट मतलब समाप्त हो गया है। तो फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से समाप्त हो गया है। अगला मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। द पेशेंट वॉज एकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन मतलब ये बता सकते हैं, ए इसको ए मान लीजिए, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया है ऑप्शन, ये आपका हो गया डी। तो बताना किस पार्ट में एरर है आपका। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब इसमें ही एरर है। ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है, मतलब कि एक गलत है, इसी में एरर छुपा हुआ है। क्योंकि एकम्पनीड मतलब होता है किसी के साथ, तो इसलिए विद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकम्पनीड मतलब भी होता है कंपनी विद, तो उसमें ऑलरेडी कंपनी विद हो तो विद एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सुपरफ्लुअस एरर्स कह सकते हैं। जैसे सफिशिएंट एनफ कल बताया था मैंने, सफिशिएंट और एनफ दोनों ले सकता है। इन केस और एक क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो में कि इन केस और इफ़ आया था एक ही सेंटेंस में, तो इन केस और इफ़ लगाने की जरूरत नहीं, इन केस लगाया या फिर इफ़ लगाए, दोनों बात एक ही है। इसी तरह यहाँ पे एक कंप्लीट लगाए तो विद नहीं लगाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ये आपका इडियम से रिलेटेड है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सही करेंगे। टू फाइट टूथ एंड नेल, ऑप्शन ए इसका मतलब होगा, इडियम इसका मतलब क्या होगा, टू फाइट लूजिंग बैटल। ऑप्शन बी टू फाइट कॉवर्डली। ऑप्शन सी टू फाइट हीरोइकली, या फिर ऑप्शन डी टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जो क्वेश्चन थे आज के वाले, ये अब तक के सबसे कठिन क्वेश्चन या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मान सकते हैं इसे। इस वीडियो को पीडीएफ जरूर लेके आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये पूरा फैक्ट की भरमार है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपका एग्ज़ाम से पहले जितने भी दिन बचे हमारे पास, उसमें सारे टॉपिक ऐसे ही रिवीजन करा दूँ आपको, टॉपिक एमसीक्यू के फॉर्म में ही। और आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को अपने बताइए अगर चैनल से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इस चैनल में दम है और पढ़ाई जो जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं आपको क्या काम है। अगर आपको सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो अपने दोस्तों को भी बताइए जो पढ़ने वाले हैं सब, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा भी नया चैनल है, तो अभी हम लोग को बूस्ट की ज़रूरत है, और ये सब आप ही के हो पाएगा अगर आप सपोर्ट करेंगे, लव करेंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब कि हर संभव प्रयास करना। हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं हर संभव प्रयास करना। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि यही एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, पर जितनी प्रैक्टिस कराया जा रहा है सेट, अगर पूरा सेट आप तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं क्वेश्चन आने हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर बाहर आ सकता है, मैंने कहूँगा 100% आएगा, पर इतना आप कर सकते हैं इस सेट से कि आप पास हो सकते हैं आसानी से और अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और टेलीग्राम के लिए बता दिया था कि लर्न विथ एडू फंडा ज्वाइन करिए और यहाँ से पीडीएफ लीजिए और अपना रिवीजन को और पक्का करिए और सिलेक्शन श्योर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप अगली वीडियो से। थैंक यू।